शुरुआत उसी पॉइंट से करते हैं जहां से इस मौजूदा महायुद्ध की चिंगारी भड़की। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक साथ अचानक हमला कर दिया है, जिसे रणनीतिक भाषा में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। मतलब दुश्मन कुछ करे उससे पहले ही उस पर इतना बड़ा प्रहार कर दो कि वो संभल ही ना पाए। बिल्कुल। और अमेरिकी रक्षा विभाग के दस्तावेजों में इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है। वहीं इजरायली रक्षा बलों ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने तो देश में इमरजेंसी तक लागू कर दी है। और ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो रातों रात लिया गया। हाँ, क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए एक विशाल जंगी बेड़ा पहले से तैनात कर रखा था। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इजराइल के तट के पास मौजूद है और यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में खड़ा है। ये एक बहुत ही मैसिव डिप्लॉयमेंट है और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कदम उठाया क्यों गया। हाँ, इसके पीछे के कारण क्या थे? इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के पीछे दो बहुत ही स्पष्ट कारण नजर आते हैं। पहला कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने 440.9 किलोग्राम यूरेनियम जमा कर लिया था, वो भी 60% की शुद्धता वाला। और 60% से वेपन्स ग्रेड यानी 90% तक पहुंचना तो महज एक छोटा सा तकनीकी कदम होता है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल तैयार करने का समय घटकर सिर्फ 1 हफ्ते रह गया था। ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जिसे वो फटने नहीं दे सकते थे। और जो दूसरा कारण सोर्सेज में बताया गया है वो ईरान की घरेलू स्थिति से जुड़ा है। जनवरी और फरवरी में ईरान में भारी विद्रोह हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि 6,506 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। हाँ, और दुख की बात है कि उनमें 216 बच्चे भी शामिल थे। इस राज्य प्रायोजित हिंसा ने पश्चिमी देशों के लिए एक रेड लाइन पार कर दी थी। इन्हीं दो फैक्टर्स ने मिलकर इस हमले की जमीन तैयार की। और इस हमले की रणनीति, मतलब जिसे डिकैपिटेशन गैम्बल कहा जा रहा है, वो तो और भी हैरान करने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ रडार या मिसाइल साइट्स को मत उड़ाओ, बल्कि देश के पूरे शीर्ष नेतृत्व को ही खत्म कर दो। बिल्कुल। और ये दाव कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ठीक उसी वक्त जब मिसाइलें गिरना शुरू हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो संदेश रिलीज हुआ। हाँ, उन्होंने ईरान की जनता से सीधे अपील की कि अपने देश की सत्ता अपने हाथों में ले लें। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये खुले तौर पर रिजीम चेंज करवाने की कोशिश थी। सबसे बड़ा निशाना था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का परिसर। और एयरबस और प्लेड्स न्यू जैसी कमर्शियल सैटेलाइट्स की इमेजरी ने कंफर्म भी किया है कि उस परिसर पर सीधे हमले हुए हैं। लेकिन वो बच गए? हाँ, वो और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन एक अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित बच गए। लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादे और IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर इस हमले में मारे गए हैं। ये ईरान की सैन्य कमान के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े झटके के बाद ईरान शांत नहीं बैठा। उसने सिर्फ इजराइल पर पलटवार नहीं किया, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को यानी पूरे गल्फ रीजन को ही इस युद्ध में झोंक दिया। और इसके लिए ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 का कानूनी हवाला दिया, जो आत्मरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन सामरिक स्तर पर उन्होंने अपनी जो पुरानी सामरिक धैर्य की नीति थी उसे छोड़ दिया। सामरिक धैर्य यानी स्ट्रैटेजिक पेशेंस। बिल्कुल। और उसकी जगह उन्होंने सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई। इसका मतलब है आसमान को इतनी भारी संख्या में मिसाइलों से भर देना कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से थक जाए। और इन टैक्टिक्स का असर जमीन पर बहुत ही खौफनाक रूप में दिखा। UAE में दुबई के पाम जुमेरा में आग लगने की खबर है, अबू धाबी में एक नागरिक की मौत हुई है और दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट DXB बंद कर दिया गया। और बहरीन में भी अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का जो हेडक्वार्टर है जुफैर में, उसे खाली कराया गया। हाँ, और कतर के अल उदेद एयरबेस पर पेट्रियट सिस्टम्स ने हवा में ही मिसाइलें रोकी। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, ईरान ने पूरे रीजन को निशाना क्यों बनाया? इसका सीधा कारण है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक्टिवेट होना। मतलब उनके जितने भी सहयोगी गुट हैं वो सब एक साथ हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। यमन में हुती विद्रोहियों ने रेड सी में हमले तेज कर दिए हैं और इराक में कताइब हिजबुल्लाह ने एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है। ये अब एक पूरा रीजनल वॉर बन चुका है। और हथियारों की तकनीक, खासकर काइनेटिक्स के मोर्चे पर भी एक अलग ही रेस चल रही है। ईरान ने अपनी नई 303 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल बहुत खतरनाक है। हाँ, मैक 15 की रफ्तार, 1400 किलोमीटर की रेंज और सॉलिड फ्यूल।
इसका मतलब है कि ईरान से फायर होने के बाद इसे इजराइल पहुंचने में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये युद्ध अब सिर्फ रफ्तार का नहीं है, ये अर्थशास्त्र का युद्ध बन गया है। इकोनॉमी का? वो कैसे? देखिए, जब आसमान से मैक 15 की रफ्तार वाली मिसाइलें या हजारों सस्ते ड्रोन आ रहे हों तो पेट्रियट या एरो मिसाइल से उन्हें रोकना बहुत महंगा पड़ता है। एक इंटरसेप्टर पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं। हाँ, जो कि एक सस्ते ड्रोन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। इसीलिए इजराइल ने एक नई लेजर डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है, आयरन बीम। जहां पेट्रियट लाखों डॉलर लगते हैं, वहीं आयरन बीम के एक शॉट का खर्च घर के बिजली के बिल जितना है, यानी सिर्फ $3। सिर्फ $3। ये तो डिफेंस इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देगा। 100%। और लेजर से आगे बढ़े तो साइबर डोमेन और एआई का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ईरान में तो पूरा इंटरनेट ही बंद कर दिया गया और एआई डीप फेक का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए हुआ। और डिजिटल पलटवार भी हुआ है। इजराइल समर्थक हैकर्स के ग्रुप ने, जिसे प्रेडेटरी स्पैरो कहते हैं, उन्होंने ईरान के बैंक सेपाह का पूरा डेटा उड़ा दिया। ये काइनेटिक्स बनाम साइबर का एक बहुत ही क्लासिक हाइब्रिड वॉरफेयर बन गया है। लेकिन इन तमाम तकनीकी बातों और रणनीतियों के बीच जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो मानवीय त्रासदी का है। बिल्कुल। दक्षिण ईरान के मीनाब शहर के एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल गिरने से 53 से लेकर 85 स्कूली छात्राओं की मौत की खबर है। ये बहुत ही हृदय विदारक है। और राजनीति देखिए, ईरानी सत्ता ने इस त्रासदी का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। जो जनता अभी कुछ समय पहले सत्ता के खिलाफ सड़कों पर थी, इस घटना के बाद सत्ता ने उसे राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट कर लिया, जिसे रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल भाई। बाहरी खतरे का डर दिखाकर उन्होंने अपनी घरेलू पकड़ फिर से मजबूत कर लिया। तो इन सब का मतलब क्या है? वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या कह रही हैं? दुनिया पूरी तरह से खेमों में बढ़ चुकी है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं और कतर और ओमान जैसे देशों ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस युद्ध में और गहराई तक न उतरे। और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है वो हम सब महसूस करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना मतलब दुनिया में तेल की सप्लाई रुकना, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और दुनिया भर का एविएशन नेटवर्क भी ठप पड़ गया है। और इस सब के बीच अमेरिका के अंदर एक अलग ही राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के आर्टिकल 1 वॉर पावर्स को बाईपास करते हुए ये कदम उठाया, जिससे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बहुत गहरी दरार आ गई है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे एपिसोड के, माफ कीजिएगा, इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो ये बात साफ है कि ये अब इंटरसेप्टर्स बनाम सैचुरेशन का खेल बन गया है। मतलब किसके पास हथियार पहले खत्म होंगे। बिल्कुल। और ये संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसके आर्थिक और सप्लाई चेन से जुड़े परिणाम हम सब तक पहुंचेंगे। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार रखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज जब दुनिया की तमाम महाशक्तियों का पूरा ध्यान और उनके सैन्य संसाधन मिडिल ईस्ट के इस भयानक युद्ध में पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो क्या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे अवसरवादी देश इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त दुनिया का ध्यान कहीं और है। तो हो सकता है कोई अवसरवादी देश इसी वक्त का फायदा उठाकर कोई और सोया हुआ युद्ध छेड़ दे। ये वाकई एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस भारी और जटिल जानकारी को बारीकी से समझने के लिए आज के इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे की असल रणनीति को समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खुद भी इन तथ्यों पर विचार करें और गहराई से सोचें।